नमस्कार आदाब, मैं हूं मौज़म खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे तनवीर सफदर साहब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका तनवीर सफदर साहब हमारे स्टूडियो में। तनवीर सफदर साहब, आप एक छोटे से गाँव से आते हैं, सियासत में किस तरह से आए? चूँकि एक छोटे से गांव में बढ़ पल कर हम लोग आज यहाँ तक का रास्ता तय करते हैं, आज विधानसभा का चुनाव लड़ पाए हैं, तो इसके लिए मैं स्पेशली सबसे पहले तो शुक्रिया करूँगा उस सोच की जिसने ये तय किया कि एक आगे से और पीछे तक का इंसान एक बराबर इंसान है और सभी को मौका मिलना चाहिए। और मुझ जैसे इंसान को जिसने मौका दिया उस कांग्रेस पार्टी का और स्पेशली बहन प्रियंका गांधी जी का, कि जिनकी बदौलत यहाँ तक का सफ़र तय कर सका। आज़ादी के बाद से देखा जाए तो कांग्रेस सियासत में रही, एक परिवार से बाहर सियासत नहीं जा पाई, ऐसा क्यों? क्या लगता है? क्या यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूँ, आज़ादी के बाद से नहीं, आज़ादी को दिलाने से लेकर आज तक, जैसे कि हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ज़माने में मोहनदास करमचंद गांधी जी भी रहे, हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा देने वाली शख्सियत भी रही। हमारे आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी दिलाने को लेकर और आज़ादी के बाद आज यहाँ हैं, तो आज उस आज़ादी को सलामत रखा जाए, उस लड़ाई को लड़ने की जो एक जद्दोजहद है उसमें आज भी कांग्रेस है। तो पूरे देश की जनता ने किस तरह से नकार दिया? अचानक भाजपा 2014 में आती है, उसके बाद 2023 चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर से भी ये कहा जा सकता है कि देश की जनता ने कभी कांग्रेस को नकारा, क्योंकि जब हर तरफ एक प्रचार, एक झूठा प्रचार, एक झूठे वादों की बौछार करने के बाद भी यूपीए को और एनडीए के वोट की कंपेयर करें तो जस्ट हमसे डबल भी तो नहीं ले पाए थे। कांग्रेस थी, कांग्रेस है। और आज गली कूचे कहीं पर भी जाइए, आपको कभी भी किसी भी बस्ती में जाइए, शायद ये कहते कोई ना मिले कि हाँ हम इस पार्टी से हैं, लेकिन हर बस्ती में कोई ना कोई ये ज़रूर कहेगा कि फ़ख्र के साथ हम आज भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। आप जो प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी के सामने जो चेहरा लाना चाहते हैं, वो अपने मन से अगर भाषण देते हैं तो वो कभी कह देते हैं एक तरफ से आलू डालिए दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये तो मोदी जी ने कहा था, आपको तो जानकारी होगी। ऐसा तो मोदी जी ने कहा था ना, ये तो मोदी जी ने कहा था। कभी मोदी जी का कोई आया तो उससे पूछेगा कैसे, ऐसा कैसे संभव है? राहुल गांधी जी ने तो उसको कोट किया था, कहा तो मोदी जी ने था। तो भाजपा वालों से पूछेगा ये उनके पास कौन सी तकनीकी है, और वैसे भी उनसे क्या पूछेंगे और कहाँ तक पूछेंगे? कभी वो नाले से गैस निकाल देते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कभी वो रडार वाला आपने देखा होगा, मौसम वैज्ञानिक भी बहुत बड़े हैं, और उनसे आप किस बात पे पूछेंगे? इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, उनसे पूछेंगे भी क्या? कभी वो कबीर, तुलसी और सबको एक नानक को एक साथ बैठलवा देते हैं, ना उनका इतिहास कहीं उनको पता है ना भूगोल का पता है, तो फिर उनसे विज्ञान की बात पूछना तो नाइंसाफ़ी होगी। आप पूछिएगा भी मत, क्योंकि जिनका इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है वो विज्ञान के बारे में क्या बताएंगे। मगर उनके नेतृत्व में भारत जो है वो चांद तक पहुँचा है, पूरी दुनिया इसको सराह रही है। उनके नेतृत्व में चांद तक पहुंचा है। हमारी एक परंपरा रही है कि जिसकी बुनियाद मजबूत होती है वही इमारतें ऊंची उठ पाती हैं, और इसरो की अगर बुनियाद रखी तो मैं आज भी धन्यवाद देता हूं उस सोच को, जब हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस सोच को कि इसरो बनाकर आज उसकी बुनियाद तब रख दी थी। उस नेता का नाम भी शायद आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ही है। तो वो बुनियादी कांग्रेस की है। कांग्रेस की बुनियाद पर आज चांद तक इमारत खड़ी हो रही है, हमारे लिए गौरव की बात है। तो आज कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों हो गई कि उसे अलायंस का साथ लेना पड़ रहा है? शायद सारी पार्टियों को एकजुट होकर भाजपा का सामना करना पड़ रहा है। अगर सारी पार्टियों को साथ में लेके चलना कमज़ोरी होती है तो आज मुझे तो लगता है कि आपके हिसाब से भाजपा सबसे कमज़ोर होगी, क्योंकि वो 38 पार्टी का गठबंधन है और हम 28 पार्टी का हैं। तो आज ज़्यादा मतलब कौन कमज़ोर हुआ? इतने दिन से लोगों को गुमराह करना यही तो उनकी आदत है। जब आज एनडीए हर प्रदेश में अपनी ताकत दिखा रहा है, तब आकर उनको भी एक प्रोग्राम करना पड़ता है और वो कहते हैं क्या कि एनडीए में हमारे साथ भी 38 पार्टियाँ हैं। 38 पार्टियों वाले को आज भी लोग अकेला अकेला कह रहे थे, क्यों गुमराह कर रहे थे?
देश को गुमराह करा जाता है। अब वो खुद स्वीकारते हैं कि हाँ हम 38 लोगों के साथ हैं, हम अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो मोदी जी स्वीकारते हैं। अगर वो 38 लोगों के साथ देश की सबसे मजबूत पार्टी बन चुके हैं, कल अखिलेश यादव आए थे, उनका प्रशिक्षण शिविर यहीं शाहजहांपुर में हुआ है। उससे एक दिन पहले, उनके प्रशिक्षण शिविर में आने से पहले राजभर जी ने एक बयान दिया था कि कोई भी जो बूथ अध्यक्षों की कमेटी है वो शाहजहांपुर में नहीं है। आपका अखिलेश यादव से भी अलायंस है, कई तल्ख टिप्पणियां भी हुई, अखिलेश यादव की तरफ से भी हुई, अजय राय जी की तरफ से भी हुई। आज अचानक अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि हम में कोई भी मतभेद नहीं है। 4 बर्तन हो जहाँ खनकेंगे ज़रूर, कहता है कौन के बीच में दीवार उठा ली जाए। छोटे भाई और बड़े भाइयों के बीच में झगड़ा होता रहता है। कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका में है, अखिलेश यादव जी छोटे भाई की भूमिका में है। अगर कुछ हो जाता है तो 2 भाइयों ने मिलकर उसका हल निकाल लिया है और दोनों भाई साथ हैं। शाहजहांपुर में अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो जितिन प्रसाद की कोठी से, उनके पिताजी के समय से, बाबा साहब के समय से यहाँ पे कांग्रेस की शुरुआत हुई। आज उन्हीं के बेटे भाजपा के साथ हैं। तो क्या लगता है, कांग्रेस शाहजहांपुर में कमज़ोर नहीं हुई है? आपको दरअसल याद होगा कि आपने इससे पहले देखा हो, चेयरमैनी का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ होगा, या विधानसभा लेवल का चुनाव हुआ होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ है और होने वाले हैं। कुछ चुनाव उनके बाद हुए हैं, कुछ चुनाव उनसे पहले हो चुके थे। जैसे लोकसभा का चुनाव जितिन प्रसाद जी के जाने के बाद अब फर्स्ट टाइम होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ उस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में भी आपको फ़र्क दिखाई देगा। उनके ज़माने में आपने देखा होगा नगर में कितने वोट मिला करते थे। उनके ज़माने में जितने वोट लाते थे आज उससे हम कहीं ज़्यादा लाते हैं। आज हम अपने पार्षद भी जिता सके हैं। आज हम मेयर में 50,000 से ज़्यादा वोट नगर में भी लेकर आए। आज हम कटरा में भी अपना चेयरमैन बनाए हैं। आज हम कांट में भी अपना चेयरमैन बनाए हैं। तो कुछ लोग गलती मुगालते में थे शायद कि उनसे कांग्रेस है। नहीं, कांग्रेस एक जौहरी है, पत्थरों को तराश देती है और वह पत्थर हीरा बन जाते हैं। तो पत्थरों को तराशना कांग्रेस का एक ज़माने से चलता चला रहा है। उन्होंने तराशते रहे हैं और लोग चमकते रहे हैं। इससे पहले भी सपा के साथ और आपने ये उनके बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि वो बड़े हुए हैं या छोटे हुए हैं, घटे हैं या बड़े हैं। कांग्रेस के साथ थे तो राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, वो राज्य मंत्री भारत सरकार हुआ करते थे। कांग्रेस में थे तो राज्य मंत्री भारत सरकार हुआ करते थे। क्या वजह है? आज केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है, तो जो उनका कत्ता वही दे देते। मैं तो कहूँगा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वो धोखा खा गए। नाइंसाफ़ी की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा है, उनको ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी में लिया गया है। तो इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको मौका दे रही है कि जिनको जनता पसंद ही नहीं करती है, बल्कि उन लोगों को मौका दिया जाए जिनको जनता चाहती है। मतलब भाजपा उन लोगों को क्यों नहीं आगे लाना चाहती है जिनको लोग चाहते हैं? भाजपा उनको क्यों लाए कि जिनको लोग चाहते ही नहीं है? नहीं, तो ये भाजपा की खामी होगी। अगर जितिन प्रसाद को लिया गया है पार्टी में तो वो ब्राह्मणों में एक बड़ा चेहरा है और उनको जनता से बिना जिताए, कहीं का प्रत्याशी बिना बनाए, उनको इतना बड़ा ओहदा दिया गया कि आपकी पार्टी ने कभी दिया है किसी को? ये हमारी कांग्रेस पार्टी का पहली बात तो एक कल्चर ही है कि यहाँ से लेके वहाँ तक कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है और सबको समान अधिकार मिले। क्या एससी हो जाए, क्या वो अल्पसंख्यक हो, क्या वो आपका ओबीसी हो, और खुलकर हमारा लीडर इस बात को बोलता भी है कि सबसे पहले कॉस्ट सेंसस लाए जाएँ, किसकी कितनी भूमिका है वो तय करी जाए, किसकी कितनी भागीदारी, उसकी हिस्सेदारी तय हो जाए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिले। तो कांग्रेस तो चाहती है, कांग्रेस के लिए कोई बड़ा नहीं है, कांग्रेस के लिए हर आदमी एक बराबर है, ये कांग्रेस है। अभी राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। जी। उन्हीं का संबोधन मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने मंच से कहा था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ये क्यों शुरू की। शायद आपने भी सुना होगा। ये सोच बहुत अच्छी सोच है। मैं तो कहूँगा कि कभी किसी ने उससे भी पहले कहा था कि मैं यूं ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। सर सैयद अहमद साहब ने क्या कभी सोचा था? ये तो वही, मतलब एक आला सोच हो गई। मैं सोच को सलाम करता हूँ कि जिसको रिजल्ट के बिना चल देता है, जैसे कि मैं यूं ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। और भारत जोड़ो कारवां आज देश के हर कोने कोने में, आप कहीं चले जाएं, किसी चीज़ की चर्चा हो या ना हो, आज गांव की गली की कूचे तक आपको भारत जोड़ो का नाम सुनाई देता होगा और उसका असर देखने को सुनाई देता होगा। क्यों?
कहाँ है आज भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी जी कर्मभूमि कर्नाटक है, और जहाँ जाकर उन्होंने स्वयं बोला था ये मेरी कर्मभूमि है या मुझे देखो, उनकी कर्मभूमि में वो हार जाते हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर चुनाव हो रहा है तो सरकार किसकी बनती है? कांग्रेस की बनती है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी जहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल, मोदी जी की कर्मभूमि हिमाचल, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, हिमाचल में वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी जिसका यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आता है अनुराग ठाकुर, और वो हिमाचल हार जाते हैं। जब चुनाव होता है उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाती है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी आज? कभी को कुछ दिन के लिए तो किसी को झूठ बोलकर बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये भारत है और भारत के लोग बहुत समझदार हैं। राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हारे थे, स्मृति ईरानी ने उनको हराया था। ठीक है, तो अगर हिमाचल में भाजपा हारी है तो राहुल गांधी भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव हार चुके और स्मृति ईरानी से हारे थे। नहीं, कौन किससे हारा? सब लोग एक बराबर है, वन नेशन वन वोट, या छोटा बड़ा नहीं। राहुल गांधी की भी कर्मभूमि अमेठी है। अमेठी में वहाँ पर लोगों को एहसास हुआ कि राहुल गांधी उनके लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं, कि राहुल गांधी बेहतर उनके लिए कर रहे थे, और राहुल गांधी ही हमारा अगर बेहतर कर रहे हैं तो जनता ने नकारा क्यों? जनता ने नकारा नहीं है उनको। अभी 2024 में चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा अमेठी से जो भी सामने आएगा वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। राहुल गांधी जी वहाँ पुनः जीत कर आएंगे, और कोई अगर चुनाव हारा या जीता, व्यक्तिगत अगर आप जा रहे हैं तो इंदिरा गांधी जी भी अगर कभी चुनाव हार गई, लेकिन वो आयरन लेडी इस देश की ही हैं और वो उनके ही पोते हैं। उनको लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ और भी कहा करते थे, आज किसी की हिम्मत है? क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये वही लोग हैं जो हमारी दादी को कभी मोम की गुड़िया कहा करते थे, लेकिन उसी दादी को आज पूरी दुनिया आयरन लेडी कह के पुकारती है, और मैं उन्हीं का पोता हूँ और वो उन्हीं के पोते हैं। शाहजहांपुर शहीदों की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस बार देखने को जो मिला है मेयर चुनाव में कि कांग्रेस ने अभूतपूर्व प्रगति जो है प्राप्त की है। क्या लगता है कि अब मुस्लिम वोटर का रुझान किस तरफ होगा 2024 में? भारतीयों का पूरा वोट, पूरा मन, इंडियंस ने अपना मन बना रखा है कि वो वोट कांग्रेस को करेंगे। मन इंडियंस का है, और इंडियंस हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, जो भी हैं, इंडियन डिसाइड कर चुके हैं कि 2024 में इंडिया। तो ये गठबंधन कैसे सक्सेस होगा? अभी 2 दिन पहले देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक वार छिड़ गई थी, तो किस तरह सक्सेस होगा? अगर जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो किस तरह से सक्सेस हो पाएगा इंडिया गठबंधन? यहाँ पर आप चीज़ को समझिए, एक तरफ वो ताकत है जो देश की सत्ता में अभी बैठे हुए हैं, और जब 15 अगस्त को लाल किले से स्पीच दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, वो एक पार्टी उस सोच की है जो लाल किले से स्पीच देते हुए भारत के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि मैं 2024 के बाद भी लाल किले से झंडा फहराऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्यों? क्या वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं? कि वो भारत की कार्यप्रणाली को नहीं मानते हैं? वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो क्या वो तय कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मतलब क्या हिटलर शाही है, वहाँ पर कोई एनडीए गठबंधन है? क्या वो कोई भी इस बात पे सवाल नहीं उठा सकता कि हाँ मैं भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता हूँ? एक कांग्रेस सरकार थी जिसने ऐसे सरकार चलाई कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता था, और वो प्रधानमंत्री बना, और वो लाल किले से कह रहे हैं कि 2024 के बाद भी मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या मतलब अब देश के 130 करोड़ की आबादी में कोई सपना नहीं देख सकता कि वो प्रधानमंत्री बनेगा? उनके अपने गठबंधन में बैठा हुआ एनडीए के कोई भी व्यक्ति ये सपना नहीं देख सकता कि वो प्रधानमंत्री बनेगा? और क्या वो भारत के संविधान को भी नहीं मानते? हम लोग तो पहले ही कहते थे कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। अगर भारत के संविधान को मानते तो उनको पता होना चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो संसदीय दल का नेता, संसद लोग उसको चुनेंगे, फिर वो जिसका नाम लेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्यों? क्या हिटलर शाही है? उन्हीं का नाम लेना पड़ेगा, यह मजबूरी है।
एक तरफ वो सोच है जहाँ कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता, एक तरफ ये सोच है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, हर व्यक्ति, और इनको अब छोड़ दीजिए तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हैं, एक गांव की मेन पे बैठा हुआ किसान जो आज अपने धान काट रहा है, अगर उसका भी मन करता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो भी लोकसभा लड़कर आए, और एक सांसद होना ही उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो सांसद बने तो वो भी सपना देखे। तो सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? सब लोग अपना हक मांगे, और हक मांगने के लिए तो धर्म युद्ध भी कर देना चाहिए। ये तो एक आपने वाकटक देखी, जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने अधिकारों की मांग करो। बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही देश बने जिसमें हर आदमी अपना अधिकार मांग सकता हो, हर आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता हो, हर आदमी सवाल कर सकता हो। ये कौन सा देश है कि जिसमें एक पत्रकार सवाल पूछ ले तो उसको भी जेल में डाल दो? ये कौन सा देश है जिसमें एक सांसद कुछ बोल दे तो उसमें उसकी सदस्यता आप छीन लो? ये कौन सा देश आप बनाना चाहते हैं? हम भी तो ये कहते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, कांग्रेस ऐसा देश बनाना चाहती है जिसमें आपके मन में जो सवाल है वो पूछो, और आज नहीं पूछो। एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी महिला देश की आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से उनका कॉलर पकड़कर एक बार पूछती है, बताओ देश आज़ाद हो गया, तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? तो जवाहरलाल नेहरू जी उसको जेल में नहीं डाल देते हैं, उससे कहते हैं, बूढ़ी माँ देश आज़ाद हो गया तभी तुमको ये ताकत मिली कि आज तुम भारत के प्रधानमंत्री का भी गिरबान पकड़कर उससे सवाल कर सको। गिरबान पकड़ना तो दूर की बात, आज आप सवाल करके देख लो, कल आप जेल में होगे, वरना ईडी सीबीआई आपके पास होगी। तो अगर अखिलेश जी भी यहाँ पर इंडिया में बोल पा रहे हैं, यही तो इंडिया है, हम तो इंडिया ही चाहते हैं, और ये इंडिया गठबंधन है। यहाँ पर ममता जी भी बोल लेती हैं, यही तो इंडिया है। वहाँ आप बता दीजिए किसी का नाम जो एनडीए में है, उनको तो आप देखिए, अगर सरकार एनडीए की है लेकिन आज तक आपने किसी भी चैनल पर दिखाया हुआ एनडीए सरकार चल रही है, वो तो आज भी मोदी सरकार कैसे बन सकती है? भारत कहते कि देश, आपको शर्म आती है? भारत सरकार को वो लोग मोदी सरकार बोलते हैं, मतलब जो भारत से बड़ा किसी व्यक्ति को बोलते हो क्या? हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हर आदमी अपने अधिकारों की मांग कर सके, हर आदमी सवाल कर सके, और हमारी जवाबदेही है कि हम हर व्यक्ति के सवालों का जवाब दें। बात अगर जैसे आपने संविधान की तो संविधान में संशोधन 2014 से पहले भी हुआ है। क्यों आपकी तरफ से हमेशा आवाज़ उठाई जाती है कि संविधान खतरे में है? क्या संविधान में संशोधन 2014 से पहले नहीं हुआ था? अगर भाजपा करती है तो वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। भारत का संविधान चूँकि ठोस भी है और लचीला भी है, देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उसको संशोधन करना, और एक सही पद्धति, एक सही चर्चा के माध्यम से आप करिए। लेकिन आप लोगों को गुमराह करने के लिए करेंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो उनके बहुत बड़े मिनिस्टर भी रहते हैं, आप उनसे भी पूछिएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप गुमराह करते हो कई सारी बातों पे, जैसे कि अभी आप बोले सदन में आकर कि हम हड़बड़ी में आते हैं, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं 33%, बिल लेके आएंगे। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको बिल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रियंका गांधी जी चाहती हैं कि अगर कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को हम भागीदारी देंगे तो 40% टिकट बिना किसी जियो के उन्होंने दे दिए। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, अगर 2024 तक आप उस कानून को नहीं बना पाए तो क्या आप अपनी पार्टी में 33% लोगों को टिकट देंगे? अगर नहीं देंगे तो छलावा नहीं तो क्या है? अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है, भाजपा वहाँ 33% महिलाओं को टिकट नहीं देती है, तो क्या आप उनको महिलाओं का ठग कहेंगे? उनसे सवाल पूछिएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी जी तो बिना किसी, आपने देखा इसी उत्तर प्रदेश में, कहीं दूर नहीं, हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की बात ज़रूर कहेंगे, बिना किसी जियो के 40% महिलाओं को टिकट दिया और उनको लड़ाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर आपका इंडिया अलायंस भी चल रहा है, मगर उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। क्या लगता है क्या 2024 में जो इंडिया अलायंस है वो सफल हो पाएगा? आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी जी की टीआरपी बढ़ रही है, घट रही है? 100% जो होती है उसमें जो उनकी भागीदारी है वो घट रही है, बढ़ रही है?
एक ईमानदारी से ये आप- जवाब जनता का है। ना ना ना, ये जवाब जनता देगी। जो टीआरपी है वो आपके मगर- चैनल, मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी की टीआरपी बढ़ रही है या घट रही है? लोकप्रियता बढ़ रही राहुल है? गांधी तो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं लगातार, तो कैसे कोई सवाल- चैनल बता पाएगा? नहीं, आंकड़े तो चैनल के पास होंगे। आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी की जब लोकप्रियता बढ़ रही है तो उसी के साथ दूसरी चीज़ ये आ जाती है, किसी की घट रही है। तो एक तरफ मोदी जी हैं जिनकी घट रही है, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जिनकी बढ़ रही है। तो 24 आएगा, जैसे जैसे आएगा, जो चीज़ बढ़ रही है वो बढ़ेगी, जो चीज़ घट रही है वो घटेगी। तो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसको हर चैनल, हर आंकड़ा दिख सकता है। देश की जनता एक बड़ा सवाल और जानना चाहती है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि मोदी के अपोजिट में जो चेहरा होगा पीएम के लिए वो किसका होगा? अगर अलायंस अखिलेश यादव से होता है, मोदी के अगेंस्ट में आप ये सवाल ही बड़ा बेईमानी है। मोदी क्या हिटलर हैं कि वो ही होंगे? पहले तो जो सांसद जीत के आएंगे वो संसदीय समिति बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि चेहरा कौन होगा। एनडीए में मतलब बाकी लोग जो हैं वो कुछ नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। मगर देश की जनता ने ये नारा दिया है कि मोदी सरकार, जो आपने अभी बात कही थी कि आप लोग दिखाते हैं कि मोदी कोई सरकार, भी अगर भारत से सरकार बड़ा है। बनने की कोशिश करेगा तो मैं कहूँगा कि शेम शेम शेम। मैं भारत सरकार मगर ही ये कहूँगा। फैसला जनता का है। नहीं, जनता का फैसला नहीं, जनता भारत सरकार बनाती है। मगर जो जनता भारत सरकार और स्टेट सरकार बनाती है। 2019 में और 2014 में देखा गया तो जो बीजेपी ने जो और शुरुआत की थी, और अगर ये है तो मोदी जी का देखिए, कर्नाटक में भी उन्होंने देख लिया, सबसे ज़्यादा रोड शो, सबसे ज़्यादा रैली करने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी। कहाँ चले गए? हिमाचल में कहाँ चले गए? दिल्ली के अंदर इतने सालों से एमसीडी में कब्जा करके रखे हुए थे, कहाँ चले गए? जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुआ, सब जगह का रिजल्ट आया, कहाँ पर वो दिखाई दिए? राजस्थान के अंदर अभी उपचुनाव हुआ, सेमीफाइनल राजस्थान का भी हो चुका है। राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुआ कौन जीता है? कांग्रेस जीती है। अभी सेमीफाइनल भी कांग्रेस ही राजस्थान का, मध्य प्रदेश का जीत कर बैठी हुई है। तो चेहरा कहाँ है वो? अखिलेश यादव अभी कल ही एक बयान शाहजहांपुर में देकर गए हैं कि हमारे कार्यक्रमों में भीड़ आती है और लोग कहते हैं कि वोट देंगे, मगर जो रिजल्ट आते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो क्या इस बार 2024 में भी ऐसा नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि अगर वो ये बोले हैं तो गलत बोले होंगे, क्योंकि ज़ीरो होते तो वो शाहजहांपुर में ज़ीरो रहा है इसलिए आप बोले हैं। शाहजहांपुर की बात अब सरकार बनाने की कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे तो कैसे बनेगा? अभी भी जो चुनाव हुआ है, अभी उपचुनाव हुआ है, नहीं, इतना बड़ा नेता अगर किसी पर पार्टिकुलर सवाल करता है, नहीं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बता देता, तो अभी उन्हीं का नेता, मत दूसरे का तो छोड़ दीजिए, अब उनका ही नेता सैफई में भी जीत के आया, आजमगढ़ भी जीत कर आता है। ये तो उनको तो कैसे रिजल्ट ज़ीरो तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, शाहजहांपुर में उन्होंने आरोप भी लगाया भाजपा पर कि कटरा सीट हरा दी गई, तिलहर सीट हरा दी गई। तो क्या लगता है कि भाजपा के पास ऐसे कौन से गुणसूत्र हैं जो वो सीटें हरा देती है? पहले वो अकेले थे, अब बड़े भाई के साथ हैं, और जिसके साथ बड़ा भाई और छोटा भाई होता है, राम लक्ष्मण जब साथ में होते हैं ना, तो फिर कोई रावण चलता नहीं है। अब इंडिया में है, पहले अखिलेश यादव अकेले हो सकते थे तो, लेकिन अब वो इंडिया में है। अभी जैसा कि मेयर चुनाव में देखने को मिला, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इंडिया में होने के बाद में और इंडिया होने से पहले में कितना फ़र्क है। जब वो इंडिया में नहीं थे तो यही भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी ने उनको लखीमपुर में किसान परिवारों से नहीं मिलने दिया था। लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं था कि जिसने प्रियंका गांधी जी को वहाँ जाने से रोक दिया हो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जिसने सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमारे मुख्यमंत्री को वहाँ जाने से रोक दिया हो। एक वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि समाज का भाई को पुलिस कस्टडी में जब मार दिया जाता है तो इनको वहाँ पर तब भारतीय जनता पार्टी की गुंडई सरकार ने नहीं जाने दिया था, लेकिन कोई ताकत नहीं थी जिसने कांग्रेस को जाने से रोक दिया हो। एक दलित बेटी को रात के 2 बजे जब जला दिया जाता है, उसके साथ खड़े होने से कोई माई का लाल नहीं था जिसने कांग्रेस को रोक दिया हो। जब अकेले थे भले उनको कोई दबा देता, लेकिन जिसके साथ कांग्रेस है, तो राहुल गांधी जी का भी आपने परसों एक स्टेटमेंट सुना होगा कि आज मैं अगर आपके स्टेट में वोट मांग रहा हूं तो मैं आपको वादा देता हूं कि मैं दिल्ली में ज़रूर हूं, और जब आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपको आपके बीच खड़ा दिखाई दूंगा। अब वो एनडीए या उसके साथ नहीं है जहां पर एक ही आदमी का चेहरा बोलता है,
हमारे यहाँ इंडिया है और इंडिया में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं और बराबरी से उनकी हर लड़ाई में कांग्रेस लड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि वही लखीमपुर के अंदर जब चीरहरण भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर देते हों तो भले तब समाजवादी पार्टी के लोगों को वहाँ ना जाने को मिल पाया हो, लेकिन बहन प्रियंका गांधी जी वहाँ पर भी गईं और इन चीरहरण करने वालों को बता दिया कि तुम ब्लॉक प्रमुख बनने के अगर लोगों के, गरीब लोगों के दरवाजे बंद करोगे तो हम उनको विधायक बनने के भी दरवाजे खोल देंगे। ये कांग्रेस कल्चर है। हम किसी पार्टी के साथ अत्याचार हो रहा हो तो नहीं, इसके साथ हम नहीं होंगे, चाहे वो हमारा कितना बड़ा भी विरोधी क्यों ना हो। अभी तो वो हमारे इंडिया में है। आपने देखा जब वो हमारे इंडिया का हिस्सा नहीं थे तब भी उनके लोगों को अगर दबाया कुचला जा रहा था तो कांग्रेस वहाँ पर खड़ी हुई थी। चाहे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में ले लीजिए, चाहे वो किसी भी ले लिए, जहाँ किसी सपाई और बसपाई को भी दबाया जा रहा होगा, चाहे आजम खान जी को भी दबाया जा रहा था, समाजवादी वहाँ नहीं पहुँच पाई थी लेकिन कांग्रेस वहाँ पर थी। अभी 1 महीना नहीं गुजरा है जब भारतीय जनता पार्टी, और मोदी जी तो जाने वाले हैं, वो खुद हर उनका मानक बता देता है। जिस दिन सदन का उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा था कि सदन में बैठे हुए लोगों का व्यवहार तय करेगा कि अगली बार कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। जो रमेश विधूड़ी का व्यवहार है वो तो तय कर दिया कि कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। और उस पर भी आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर नहीं खड़ी हुई थी। बहुजन समाज पार्टी तो आज हमारे इंडिया का अभी तक तो हिस्सा नहीं है, भविष्य में क्या होगा किसी ने नहीं देखा। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी दबाया जा रहा था तो वहाँ पर कौन पहुँचा? राहुल गांधी पहुंचा, अजय राय पहुंचा, हमारा राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल पहुंचा, हमारे राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम पहुंचे। हमारा पूरा तंत्र किसी लालच के साथ नहीं है। हमारा पूरा कांग्रेस इस विचारधारा के साथ खड़ी है कि किसी के ऊपर जहां पर शोषण और अत्याचार होगा तो कांग्रेस उसकी आवाज़ है। फिर ये नहीं देखना है कि वो किस दल का है। आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7-7 साल की सज़ा हुई है और सपा की तरफ से एक बयान आया है कि उनको मुस्लिम होने का ये कर्ज चुकाना पड़ा है। क्या लगता है, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं? मैं भारतीय समाज से आता हूँ, भारत में पला हूँ, भारत का खाता हूँ, भारत। पर आपका छोटा भाई तो कह रहा है कि वो मुस्लिम होने की सज़ा मिली है, वो तो जात की बात करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो कांग्रेस है। हर आदमी अपने अपने विचार खुले मन से कह सकता है, ये नहीं उसके पट्टा डाला जा सकता कि नहीं तुमको यही बोलना है। उनको जो बेहतर लगेगा वो कहेंगे। मुझे जो बेहतर लगता है, मैं भारतीय समाज से साथ में आता हूँ। जिस गांव में रहता हूँ कई जाति और धर्मों का गांव है और हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तो हमारा परिवार भारतीय परिवार है और किसी भी भारतीय परिवार के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो वो निंदनीय है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये सिर्फ आजम खान जी के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हो रहा है। अभी देखिए कुछ ही दिन पहले की घटना है, 5 ब्राह्मणों को जिंदा गाड़ी में जला दिया जाता है, तो वो भी भारतीय हमारे भाई हैं। अब देखिए गोमती के अंदर जज साहब के गनर को मार के डाल दिया जाता है ब्राह्मण समाज के, वो भी हमारे भाई हैं। सब भारतीय भाई हैं। जिसके साथ भी अन्याय हो, अन्याय गलत है और कांग्रेस खड़ी हुई है। चाहे वो दलित के साथ अत्याचार हुआ तब भी वहाँ खड़ी हुई। इसमें ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। जिस भारतीय को भी, चाहे वो किसी जात धर्म से आ रहा होगा, अगर शोषण करने की कोशिश की जाएगी तो कांग्रेस वहाँ पर खड़ी होगी। ये कांग्रेस है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक तनवीर सफदर साहब। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।